सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। वैसे तो दुनिया भर में एक ही मसला है और वो है कोविड-19 का। इसी मसले की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है, ज़ाहिर इस वबा से निमटना भी है, इसके साथ चलना भी है। लेकिन पाकिस्तान में और बहुत सारे मसाइल हैं नाज़रीन, ये सिर्फ एक मसला नहीं है। हमारे पास पेट्रोल का बहरान है, हमारे पास शुगर का बहरान है, हमारे पास ये मसनूई बहरान पैदा किए जाते हैं आवाम को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए और फिर साथ ही साथ हमें और बहुत सारी चीज़ों से निपटना है। और सियासी एक जंग जो होती है वो भी इन चीज़ों पर हम देखते हैं जारी रहती है। तो आज पेट्रोल बहरान पर बड़ी बातचीत हुई है वफाकी काबीना के इजलास में। ज़रा मैं इससे आगाज़ करूँगी। तो बाबर अवान ने पूछा कि वजारत पेट्रोलियम ने काबीना से 3 रोज़ का टाइम मांगा था और ये कहा था कि पेट्रोल बहरान को हम ख़त्म कर देंगे। क्या हुआ वो वादा? उसके बाद शिबली फराज ने कहा कि जी फौरी तौर पर जिम्मेदारों का तयन किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नदीम बाबर ने और उमर अयूब ने वज़ीर आज़म के हवाले से ब्रीफिंग दी और उसके बाद वज़ीर आज़म ने इस बहरान पर एक इजलास और तलब कर लिया है। तो नोटिस हो रहे हैं, इजलास हो रहे हैं, लेकिन बहरान बदस्तूर बरकरार है। कीमतें कम होने का जो फ़ायदा, जो असरात आवाम तक पहुँचना चाहिए थे वो नहीं पहुँचे। वज़ीर आज़म कंसर्न हैं, लेकिन क्या वजारत कंसर्न है, वजारत पेट्रोलियम, और क्या कार्रवाई होगी इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, आज फिर बात करेंगे। मेहमानों से तारुफ करवा कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं बोल के, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं फैसल अजीज़ खान साहब। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्यूरो एट इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा में ज्वाइन करें। मुर्तज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। और आफ्ताब जहांगीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपका भी। मुर्तज़ा मैं आपसे ज़रा गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। अंदरूनी कहानी बताएं, क्या बातचीत हुई है काबीना के इजलास में और एक और इजलास जो तलब किया वज़ीर आज़म ने, होगा क्या? असल में तो सवाल ये है कि होगा क्या जो हमें नज़र नहीं आ रहा, अब इतने रोज़ हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमिया। ये अंदरूनी कहानी जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ख़ुद साख्ता एक अंदरूनी कहानी होती है। और वहाँ थोड़ी सी बातचीत जो हुई और उसके बाद इन्होंने बाकायदा तौर पे पूरी मीडिया मैनेजमेंट है और बहुत सारे लोग जो हैं वो PTI की बीट कवर करने वाले आजकल प्राइम मिनिस्टर कवर कर रहे हैं, उनको बताया जाता है कि ये स्टोरी है इस तरह से। आप तमाम जगहों पे स्टोरियों के लफ्ज़ देख लें, टिकट्स के लफ्ज़ देख लें, आपको ज़ेर ज़बर भी फ़र्क नहीं नज़र आएगा। वहाँ पे बातचीत ज़रूर हुई है इस हवाले से। 15 दिन हो गए हैं आज, 1 जून को रेट तब्दील हुए थे और आज 15 दिन हो गए हैं। और इस बहरान का देखें, कोई भी बंदा जिसको ये ज़िम्मेदारी दी गई हो कि आपने ये काम करना है और अगर वो उसमें नाकाम हो जाए तो सबसे पहले ये असूल है किसी भी चीज़ का कि उसको उस जगह से उतार दिया जाए। नदीम बाबर साहब पेट्रोलियम को देख रहे हैं, अगर वो पेट्रोलियम को इनकी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए तो उनका कोई ऐसा काम नहीं बनता कि उस जगह पे रह जाते, उस सीट से इनको हटा दिया जाता। फिर वो कहते हैं कि जी मेरा कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, मैं IPPs का अगर मैं शेयर होल्डर हूँ तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई ऐसी बात तो है, अगर आप इन चीज़ों के शेयर होल्डर्स हैं, इन चीज़ों में कहीं कंपनियों में आपके हिस्से हैं, तो फिर आपका कारोबारी क्लैश तो होगा इन चीज़ों के साथ। दूसरी बात यह है कि आप इस सेक्टर से हैं, आपको उन तमाम छोटी मोटी चीज़ों का पता है जहाँ से आप पैसे बना सकते हैं। आपको चाहिए ये था कि खान साहब ने आपके ऊपर एतमाद किया है, वज़ीर आज़म ने आपको बहुत बड़ा ओहदा दिया है, तो आप उन चीज़ों को जो आप इनर नॉलेज जानते थे इस सेक्टर का, उसको पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और ख़ान साहब के नाम के लिए ईमानदारी से इस्तेमाल करते। लेकिन आप तो मनी मेकिंग मशीन बने हुए हैं। अब आप ये आई वॉश है कि किस बंदे से करवाया है, बाबर अवान साहब से, कि जी आपने रिपोर्ट देनी थी, आपने रिपोर्ट नहीं दी। आगे उन्होंने कहा जी कि बस वो रिपोर्ट हो रही है। एक उमर अयूब साहब हैं जो 4 पार्टियों में, मुख्तलिफ पार्टियों में, हर दौर में नई पार्टी उनकी होती है और पिछले गवर्नमेंट में वो नवाज लीग के साथ थे, उससे पहले गवर्नमेंट में चेहरे सारे पुराने हैं और हम कई दफा ही बात कर चुके हैं कि एक वजीर आजम के ईमानदार और मुखलिस होने से कुछ नहीं होता।
वो पेशावर हाई कोर्ट में लिख के दे के आए हैं कि मैं 3 दिन में ये बहरान जो है वो खत्म कर दूंगा, बिल्कुल लिख कर देकर आए हैं और अब नोटिस भी जारी कर दिए गए। अभी कोई चीज नहीं। जी हाँ बिल्कुल, पॉइंट टेकन। वक्त की ये कमी अभी है। बताया गया कि जी ओगरा को जिम्मेदारी दी गई है और फलां को जिम्मेदार, कोई जिम्मेदार नहीं है। ओनली वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज नदीम बाबर। राइट, नदीम बाबर हैं जो कि जिम्मेदार हैं। वाकई सही बात है फैसल साहब, जिम्मेदारी या जिम्मेदार किसी को करार नहीं दिया जाता, हत्ता कि वो शख्स जो उसका जिम्मेदार होता है। सिर्फ रिपोर्ट्स होती हैं, इजलास होते हैं, आवाम बेचारी मुँह तकती रहती है कि अब शायद कुछ होगा, अब शायद कुछ होगा। उनके मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं, इजलास पे इजलास हो रहे होते हैं। देखिए मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। अभी मुर्तज़ा ने तो बहुत ही डिटेल में बता दिया। मेरा ख्याल है कि पीटीआई के जो लोग हैं उनके भी आंसू निकल आए होंगे कि किस आदमी को इमरान खान साहब ने बना दिया है जिम्मेदार, और अदालतों के अंदर भी जो अहकामात हो रहे हैं उसको भी मानने को तैयार नहीं है। तो मुर्तज़ा ने सारा बता दिया, लेकिन मैं 2 चीज़ें आपके सामने पेश करता हूँ इस हुकूमत की जो इस पिछले 1 वीक के अंदर हुई है, बजट और उससे आगे पीछे। पेट्रोल के प्राइजेस का मामला, हुकूमत ने फैसला किया लोगों तक कोई ऐसा रिलीफ पहुंच जाए, लेकिन कुछ लोग हैं नहीं पहुंचने दे रहे। वो कौन लोग हैं? एक तो ये हो गए जो जिनका नाम लिया जाहिर है कि नदीम बाबर साहब। दूसरा मामला है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मैं जो बार बार कहता हूं ना कि ब्यूरोक्रेसी हर्डल है, चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करने देती है। एक पेट्रोल वाला मामला है, कैसे ओगरा का कोई की बात नहीं मानेगा, कोई कंपनी बात नहीं मानेगी और कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा? ये मुमकिन कैसे है? मतलब मुझे समझ नहीं आता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, मुशर्रफ साहब की हुकूमत रही है, कैसे ओगरा की कोई बात नहीं मानेगा, सप्लाई नहीं देगा? ये समझ आने वाली बात नहीं है। ये जो लोग बैठे हुए हैं ना ब्यूरोक्रेसी में, ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये स्टेट की ब्यूरोक्रेसी नहीं है, और ये इस तरह से डिले करते हैं कि शर्मिंदा प्राइम मिनिस्टर शर्मिंदा हो रहा है। पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर की ज़ाहिर तामील नहीं हो सकी, लोगों में एक बैड इंप्रेशन आ रहा है इमरान खान की, उनकी गवर्नमेंट का, और ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही। और हम घुमा फिरा के फिर वो मामला ले आते हैं कि नदीम बाबर की कैपेसिटी नहीं है, वो पैसे बना रहे हैं, उनके दोस्त पैसे बना रहे हैं। एक मामला ये है। दूसरा मामला मैं एक और बताता हूँ। हमने बजट से पहले बहुत ट्रांसमिशंस की, आपने की, हमने डिस्कस किया। जो सबसे बड़ा इस वक्त कोविड-19 के अंदर इंडस्ट्री फंसी हुई है, वो डिमांड कर रही है कि भाई आप हमें ये जो कोविड-19 के जो मसनूआत हैं ये खुदा के वास्ते दे दीजिए। इंडिया कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, थाईलैंड कर रहा है, हमारे पास सनतें शुरू हो गई हैं, काम करने दीजिए। और 2-4 उनकी और जो गैस की कीमतें कम और बिजली की कीमतें कम और टैक्स में रिलीफ और ये चीज़ें थी, वो चीज़ें अलग रखते हैं। एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं हमारे फेडरल एडवाइजर जो इमरान खान साहब के साथ साथ बैठे होते हैं, रजाक दाऊद साहब, वो कहते हैं हमने इजाज़त दे दी, ये आइटम आप एक्सपोर्ट करें, भेजें। उस लेटर की ऐसी की तैसी कर दी है कस्टम ने, कहते नहीं जाने देंगे। इवन ये कि जो सैंपल भेजना है ना, कि सैंपल टीसीएस और डीएचएल के जरिए बाहर किसी वेंडर को भेज दें यूरोप में, अमेरिका में, हमारे पाकिस्तानी एक्सपोर्ट करने के लिए, कस्टम वाले वो भी नहीं भेजने दे रहे हैं। तो ये कल फवाद चौधरी का ट्वीट क्या था? ब्यूरोक्रेसी जो है ना, फिर फवाद चौधरी ने ट्वीट क्यों किया कल एक्सपोर्ट्स के हवाले से? मैं ये कह रहा हूं कि ये बेचारे मासूम लोग हैं। ये जो बैठी हुई है काबीना इमरान खान साहब की, ये बड़े मेहनत करके दयानतदारी के साथ काम करते, नहीं आता इन्हें काम करना, मासूमियत नहीं चलेगी। बिल्कुल सही बात। ब्यूरोक्रेसी ने काम ही नहीं करने दे रही, कस्टम वो लेटर नहीं इंप्लीमेंट करने दे रहा। वो कह रहा है गोल मोल लेटर है, इसका मतलब ये नहीं आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। वो पीपीई किट्स हुए, सर्जिकल मास्क हुए, दीगर आलात हैं, चीजें हैं, वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। राइट, बिल्कुल, ये बड़ी आम बात है। आफ्ताब साहब, बड़ी उम्मीदें थी, वो तो खैर चलें एक तरफ रख देते हैं, लेकिन इतनी मासूमियत का, इतनी ईमानदारी का क्या अचार डाले आवाम? जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक है, जिसके लिए आप लोगों को वोट दिया था, किसके पास जाएंगे? रिपोर्ट और ये इजलास कब तक हम मुंह देखते रहें? बहुत शुक्रिया समिया, तो आपने मौका दिया मुझे। उम्मीद पर दुनिया कायम है और आप भी उम्मीद को अपने हाथ से ना जाने दें। आपके साथ ही आवाम की भी उम्मीदें लगी हुई है, क्योंकि जो चीज़ आप आवाम को बताना चाहते हैं उम्मीद उन्हीं से बनती है। अच्छा देखिए, मैं 2 बातें, एक अभी अजीज़ ने जो बात की है मैं उसकी बिल्कुल तायद करूँगा कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, अच्छा मेरी बदकिस्मती या अच्छा खुशकिस्मती ये कह लें कि एक तो पार्टी की तरफ से इजाज़त है कि जी हम बोल सकते हैं और मैं अपनी राय देता हूँ, जो चाहे पार्टी लाइन से अलग हो या पार्टी के हक में हो या मुखालफत में हो, लेकिन मेरे अपनी ज़मीर की आवाज़ होती है। मैंने कई दफ़ा ये बात कही कि पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये हमें आगे चलने नहीं देगी। उसकी वजह ये है, एक सिंपल सी वजह है कि जिसने पौधा लगाया है फल भी वही खाएगा, छाएं भी, उसकी छाव भी जो है वो वही लोग लेंगे।
अब ये ब्यूरोक्रेसी 20-20 साल की पुरानी ब्यूरोक्रेसी है, अब रिटायरमेंट की। अच्छा आफ्ताब साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बड़े अच्छे और शरीफ आदमी हैं, आप हमेशा हमारे शो में आते हैं, आप बिल्कुल हक की बात करते हैं। चले मैं आपके दिल की बात पूछती हूँ, आप बहुत खरे आदमी हैं, ये मुझे बताइए, ये ब्यूरोक्रेसी की बात हम बाद में करेंगे। मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, सवाल यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया है। जो अभी तक हुकूमत कर रही है, ये जो मासूमियत कह लें, शराफत कह लें, ईमानदारी कह लें, आपको लगता है वाकई ये सब कुछ ठीक हो रहा है? अपने दिल की बात बताइएगा। अच्छा देखें, बात ये नहीं है, बात असल में बात ये है कि एक तो नीयत है सबकी। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मुझे किसी से कोई कि सबकी नीयत है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर जो प्राइम मिनिस्टर के जेन्युइन साथी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के मुंतखब लोग हैं, उन सब की नीयत ये है कि पाकिस्तान में पीटीआई डिलीवर करे। अच्छा, अब उस डिलीवर के अंदर कौन सी चीजें हडल्स आ रही हैं? जैसे एक तो निशानदेही की अभी आपके सामने ब्यूरोक्रेसी। मैं इस बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ कि जी ब्यूरोक्रेसी ये वो ब्यूरोक्रेसी है जो पीपल्स पार्टी या नून लीग की पैदावार है, ये उनके लगाए हुए पौधे हैं। ये आपको ये जब सीटों पे बैठे होते हैं बड़े टेक्निकल गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बड़ी जबरदस्त कि हाँ जी हम पाकिस्तान के ईमानदार हैं। भाई पाकिस्तान के ईमानदारी की बात ये है कि जी अगर कोई इशू आता है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं छापे नहीं लगाऊंगा जाकर, मैं लोगों को नहीं गिरफ्तार करूंगा, उसको गिरफ्तार करने के लिए उधर छापे मारने के लिए किसी को नहीं रोका। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा है कि जी मेरे साथी हो या दूसरा कोई हो, कोई उसके अंदर रिलीव नहीं है, जो मर्जी हो उसको आपने पकड़ना है। जब इदारों को इतनी खुली इजाजत हो तो फिर उनको चाहिए कि वो एक पाकिस्तानी बनकर अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएं। सर कोई पाकिस्तानी नहीं बनता, यहाँ पर बहुत जबरदस्ती डंडे के जोर पर हर चीज करवानी पड़ती है, ऐसे कोई कुछ नहीं होता। हम भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, एक मिसाल के तौर पे हम भी देखते हुए आ रहे हैं, ऐसे नहीं होता। चले आपका पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया है, मुझे आगे बढ़ने दें। बहुत बड़ी अहम खबरें, वजीर आजम आ रहे हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी। तो जनाब हम आ गए दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन पर। पहले हमने कहा नो लॉकडाउन, फिर हमने कहा स्मार्ट लॉकडाउन, फिर हमने कहा कोई लॉकडाउन नहीं, और अब दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन पे आ गए। पंजाब के तकरीबन 81 अजला हैं, इलाके हैं जहां पर ये लॉकडाउन का इम्प्लीमेंट आज रात 12 बजे से हो रहा है। कराची के भी कई यूसीज में सिलेक्टिव लॉकडाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ पर लॉकडाउन करने की तजवीज़ है। और जब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच रहे हैं, जिसमें वो सिंध का दौरा भी शामिल है, उसमें वज़ीर आज़म को सीएम की जानिब से तजवीज़ दी जाएगी और ज़ाहिर है अब उसमें ये देखा जाएगा कि क्या होता क्या है, क्या हमारे पास कोई और हल भी इसका मौजूद है या नहीं। खैर वज़ीर आज़म के दौरे पर स्पेसिफिकली सबसे पहले मैं बात करूँगी कि दौरे में ज़ाहिर उनकी मसरूफियात क्या रहेंगी, किस किस से मुलाकातें होंगी और क्या सीएम से मुलाकात मुतवक्के है या नहीं। सलाउद्दीन हमारे साथ हैं। सलाउद्दीन बताइएगा क्या मसरूफियात रहेंगी वज़ीर आज़म के 2 रोज़ा दौरे की? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो आज 2 रोज़ा दौरे पर, सिंध के 2 रोज़ा दौरे पर आज जो है वो कराची पहुंचेंगे। तकरीबन 7 बजे तक वो कराची पहुंच जाएंगे और इसके बाद वो गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ जो है वफूद से मुलाकातें करेंगे, जिनमें ताजर बरादरी से मुलाकात है, उनसे मुलाकातें करेंगे। और उसके बाद जो है वहाँ पर एक मोबाइल यूनिट है जो हॉस्पिटल है कोरोना वायरस के हवाले से मोबाइल, उसके बाद जो है वो सियासी मुलाकातें भी करेंगे। अपने जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, MKM इत्तेहादी है, उनकी GDA इत्तेहादी है, उनके रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। जो MKM से उनकी मुलाकात के हवाले से हमें ज़राए ने बताया कि वो सुबह को होगी मुलाकात, उनकी सुबह के फर्स्ट टाइम में MKM से मुलाकात होगी, जिसमें कमर नवीद जमील और दीगर रहनुमा MKM के होंगे, वो उनसे मुलाकात करेंगे। और जो भी उनके कराची के हवाले से जो तरक्याती मंसूबों के हवाले से वो इसमें गुफ्तगू करेंगे उनसे। और सीएम से मुलाकात शेड्यूल है या सीएम से मुलाकात शेड्यूल है? वज़ीर आला के जी बिल्कुल आला के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो हमारी जो सिंध हुकूमत के ज़राए से बात हुई थी कि उनका यही कहना था कि वज़ीर आला को अभी तक इनके दौरे के हवाले से कोई इतलात मसूल नहीं हुई कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो यहाँ आएंगे या उनसे कोई मुलाकात होगी। तो इस हवाले से अभी तक जो है मुलाकात शेड्यूल नहीं हुई वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वज़ीर आज़म की। और ये बड़ी यानी कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि ऑफिशियली सीएम को बताया ही नहीं गया है कि मुलाकात शेड्यूल होती। हम कोशिश करेंगे ज़ाहिर कोई सिंध से भी नुमाइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ हों ताकि हम उनसे बात करेंगे। उससे पहले आफ्ताब साहब ये तो वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि दूरियां बरकरार हैं। अगर ये सब कुछ होगा तो फिर अवाम के मसाइल, कराची के अवाम के, सिंध के अवाम के और ख़ासतौर पर कोविड-19 की सूरत हाल पर कैसे बातचीत होगी बैठ के? अच्छा समिया, मैं आपको एक और बात बताऊं
मैं ये समझता हूँ कि हमें सच भी बोलना चाहिए। अच्छा। देखें, ये हो नहीं सकता कि किसी सूबे में एक वजीर आला को ये ना पता हो, कि उसकी इंतजामिया को ना पता हो कि जी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सच कौन नहीं बोल रहा, जरा मैं देख चले, आप कह रहे हैं ये सच भी बोलना चाहिए। ये तो हमारे नुमाइंदे की खबर थी ना सर। सॉरी टू इंटरप्ट यू, इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं उनसे पहले पूछ लूँ ना, फिर ताकि आपकी बात में ही वजन हो। इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सूबाई वजीर हैं इम्तियाज साहब, क्या वाकई नहीं पता वजीर आला को कि वजीर आजम आज कराची पहुंच रहे हैं? देखिए ये वजीर आला को लाजमी तौर पे ये पता होगा, क्योंकि अखबारों में तो खबर आई थी, लेकिन ऑफिशियल तो मुझे नहीं पता कि उनको उन्होंने इतला की नहीं की। असूली तौर पे अखबारों से पता चला कोई आता जब तक वजीर आला जो भी होता है उसको मतलब बाज़ाब्ता तौर पे इतला कर दी जाती है कि वजीर आजम या सदर या जो भी इस तरह की डिग्नेटरी है वो आ रहे हैं। इवन स्पीकर का भी इतला कर दी जाती है। तो ये अब प्राइम मिनिस्टर हाउस को पता होगा कि उन्होंने इतला की या नहीं की, ताकि उन्होंने ऑफिशियल इतला की। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि अखबारों में खबरें आ रही थी, लाजमी इस तरह हमने पढ़ा है, तो वजीर आला को भी जरूर इतला होगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं अखबारों से और टीवी चैनल से पता चला है, वैसे ऑफिशियली कोई इतला नहीं आई? मेरे इल्म में नहीं है, कम से कम ये प्राइम मिनिस्टर हाउस वाले बता सकते हैं। इम्तियाज साहब, फिर ये जो मसाइल हैं, अब जाहिर है आप लोग कई यूसीज को चाह रहे हैं कि वहाँ पर सिलेक्टिव लॉकडाउन करें, तजवीज़ भी है, इस तरह और बहुत से तजावीज़ हैं, तो वो तजावीज़ वज़ीर आज़म के साथ कैसे तय होंगी, उनसे बात कैसे होगी? देखिए जी, ये जो है वैसे सूबाई हुकूमत का दायराकार है कि किसी इलाके में अगर कोई सीरियसनेस है, केसेस ज्यादा हैं या ग्राउंड रियलिटी इस तरह की इंडिकेशंस हैं ग्राउंड पे कि वहाँ जरूरत है, तो वो सिंध गवर्नमेंट फैसला करेगी। लेकिन क्योंकि ये पूरा लॉकडाउन का हवाले से एक पूरी नेशनल पॉलिसी बन रही है और सिंध गवर्नमेंट शुरू से ही मतलब उसमें चाहती थी कि पूरे पाकिस्तान में एक पॉलिसी बने, तो एनसीओसी और एनसीसी दो फोरम्स मौजूद हैं जहां से ये फैसले होते हैं। तो उस हवाले से ये फैसले होंगे और आजम भी एनसीसी की मीटिंग्स में चेयर करते हैं उसको। तो जब भी मीटिंग होती है तो उनके इल्म में आता है, तो वजीर आलाओं को भी उसका इल्म होता है। लेकिन बहरहाल ये अगर लॉकडाउन करना भी है कहीं है तो ये वजीर आला का। इम्तियाज साहब एक सवाल ले लें फैसल साहब का, एक सवाल ले लें जी फैसल। इम्तियाज भाई, फैसल अजीज बात कर रहा हूँ। एक बहुत मासूम सा सवाल है, सिंपल सा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कराची तशरीफ ला रहे हैं, मुराद अली शाह साहब उन्हें एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल के हिसाब से रिसीव करेंगे या नहीं? ये मुझे नहीं पता, ये तो वजीर आला बताएंगे। लेकिन असूली तौर पे जब भी ऑफिशियल इतला की गई है, जब भी वजीर आला को, तो उन्होंने इसका रिसीव किया है, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है और प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट हो तो वो फिर चीफ प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट तो बता देता है, प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट को तो मालूम होगा, बताया ही नहीं ऑफिशियली। राइट इम्तियाज शेख साहब होगी, जरूर जाएंगे। और ये मतलब गवर्नर और वो प्राइम चीफ मिनिस्टर दोनों जाते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली बताया ही नहीं गया, तो फिर अगर बताया जाएगा तो फिर वो जाएंगे, एक प्रोटोकॉल होता है। या खैर, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो इसी सूरत हाल पे वज़ीर आज़म के विजिट पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक से पहले इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं कि ऑफिशियली तो सीएम को बताया ही नहीं गया कि वजीर आजम आ रहे हैं, तो ऑफिशियली अगर आएगा प्रोटोकॉल होता है उसके तहत ही फिर मुलाकात हो सकती है। आफ्ताब जहांगीर साहब, अगर इस तरीके से ऑफिशियली बताया नहीं जाएगा वजीर आला को, तो फिर कैसे मुलाकात होगी, कैसे बातचीत होगी? वफाक और सिंध एक पेज पर कैसे आएंगे? समिया, पहली बात तो ये कि इम्तियाज शेख ने ये बात नहीं की। उसने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है कि उन्हें ऑफिशियली बताया गया है कि नहीं बताया गया, और मैंने जो है वो अखबारों के जरिए सुना है कि नहीं, ये तो उन्होंने तस्दीक की है कि ऑफिशियली नहीं बताया गया। अच्छा, नहीं, आप चेक कर लें, उनकी जो आपने उनसे सवाल किया था उसका जवाब भी उन्होंने जो दिया वो चेक कर लें। तो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये यकीनन अगर प्रोटोकॉल ने बताया होगा और उन्हें ऑफिशियली पता होगा तो वो उनको एयरपोर्ट पे लेने भी जाएंगे। एक बात तो ये। अच्छा देखें, बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट कोई फोन नहीं करता किसी को कि जी मैं आ रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ। वो एक पूरा एक डिपार्टमेंट है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको हर एक को इत्तला दे कि जी प्राइम मिनिस्टर का दौरा कहाँ पे है, कहाँ जाना है और कितने टाइम का है, किससे मुलाकात करनी है। पहले से हर चीज़ एक तय होती है। अगर ये तय हुई होगी तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया जाता है कि जी आपकी इनसे तय ये मीटिंग है, ये है,
तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल होना चाहिए, बताना चाहिए और इस पर अमल भी होना चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए। अगर मुलाकात वफाक और सूबे में नहीं होंगी तो मामला आगे नहीं चल सकते। और जिस तरह के हालात हैं उसमें तो बहुत जरूरी है कि एक दूसरे को एक पेज पर आना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि देखें, बात ये है कि जो आपने कहा कि जी लॉकडाउन, तो वो भी इम्तियाज शेख ने क्लियर कर दी बात कि ये सूबे के वजीर आला की सवाबदीद है सूबे के अंदर कि वो किस किस्म का लॉकडाउन करना चाहता है, कहाँ पे करना चाहता है, कितने दिन का और कितने घंटे का करना चाहता है। और ये पहले भी उन्होंने ही किया। प्राइम मिनिस्टर और 18वीं तरमीम पे सबसे ज्यादा आप लोग ही बोलते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात की, वजीर आला सिंध ने मुकम्मल लॉकडाउन की बात की और मुकम्मल लॉकडाउन किया। वो ये जरूर है कि वो मुकम्मल लॉकडाउन नहीं था। वो उससे बेहतर तो ये था कि आप ये कह देते कि जी हमने ये बात अपने पॉश एरिया के लिए अपने पॉश एरिया के लिए लॉकडाउन किया है और गरीब आवाम और वो रिमोट एरिया जहाँ पे सख्त ज्यादा जरूरत है वहाँ पर हम जो है लॉकडाउन नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरा ये कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन या सिलेक्टेड लॉकडाउन भी करना है तो उसका मकसद भी कुछ होना चाहिए। अगर वो किसी भी एक जगह को लॉकडाउन कर रहे हैं तो वहाँ पे रैंडमली चेकिंग करनी चाहिए। ये तो है, आज भी 1800 कुछ टेस्ट हुए हैं तो टेस्ट की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए ताकि फिर उस लॉकडाउन का फायदा भी हो। आप जब एक छोटे से देखें समिया, जब आप एक छोटे से एरिया को लॉकडाउन कर रहे हैं तो फिर आप अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर वहाँ पर ज्यादा देता है कि आपको रैंडमली पता चले कि यहाँ पर कितने केसेस हैं, क्या है क्या नहीं है। राइट। मुर्तजा की जानिब में आऊंगी। मैं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फिर उस लॉकडाउन का फायदा नहीं होता, फिर वो बिल्कुल ही जो है वो बेनतीजा होता है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद थे। मुर्तजा, खबर क्या है आपके पास? जाहिर है अब ये जब आएंगे वजीर आजम और फिर मुलाकातें होंगी तो पता चलेगा, लेकिन अगर पिछली मुलाकातों और पिछली दौरों को हम देखें तो वो तो कोई इतने ज़्यादा नतीजा खेज नहीं हुए, इतने सूदमंद नहीं हुए वजीर आजम के। देखिए, जो ये दौरा है बुनियादी तौर पे हमें इस हवाले से जो ख़बरें मौसूल हो रही हैं, एक तो सबसे अहम चीज़ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म वहाँ की ताजर बरादरी और वो लोग जो टैक्स कलेक्शंस में अपना बहुत ज़्यादा हिस्सा डालते हैं उनको, और उसके साथ जो हाउसिंग सेक्टर है उनके लोगों को उनसे मुलाकात करेंगे और उस कम्युनिटी की आगे बाकायदा तौर पे ये कहा जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, खुल के इन्वेस्टमेंट करें, आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपके से कोई नहीं पूछेगा कि ये इस पैसे का सोर्स क्या है, तो आप अपना मईशत में हिस्सा डालना शुरू करें। वन थिंग, ये एक रिक्वेस्ट वज़ीर-ए-आज़म जो है वो करेंगे अपने दोस्तों से भी और अपने सरमायादार दोस्तों के ज़रिए से उनके दोस्तों से भी कि वो अगर ये हिस्सा डालना शुरू कर देंगे तो मुल्क जो है वो मईशत उसकी वो चल पड़ेगी। ये एक SOS कॉल टाइप आप समझ लें कि ये होगा। सेकेंडली ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का होता तो प्रोटोकॉल यही है कि CM जो भी हो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, उसको बताया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म फ़लाँ दिन से फ़लाँ घंटे या इतने वक्त में वहाँ गुजारेंगे वो, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अगर शेयर वहाँ नहीं की गई। हमारी इत्तला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात करेंगे चीफ मिनिस्टर से और वहाँ पे इक़दामात के हवाले से अपना विजन भी शेयर करेंगे। अच्छा। और वहाँ पे जो सैयद मुराद अली शाह साहब की जानिब से जो काम किए गए हैं उनकी ब्रीफिंग भी उन्हें दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आपका भी। फैसल साहब, बस मैं आपका इसी आस्पेक्ट लेना चाहूँगी। पिछले दौरे देख लें, पहला दौरा जब वज़ीर आज़म आए थे तो ज़ाहिर तमाम सहाफ़ियों से आप समेत मुझ समेत सबसे मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद उनके दौरे बहुत मुख्तसर थे और कुछ आया भी नहीं, नतीजा भी नहीं आया। तो ये दौरा हम कैसे देखें इसको? देखिए, एक तो गैर ज़रूरी बात है कि CM को इतला नहीं दी, कोई अहमियत नहीं है इस बात की, क्योंकि कंसर्न प्रोटोकॉल देते हैं और ये चूँकि ख़ुद CM ने कल ये बात कह दी इसलिए ये ज़्यादा डिस्कस हो रही है। CM जाएंगे, उसी तरह से जाएंगे, एयरपोर्ट पर रिसीव भी करेंगे और मीटिंग भी होगी उनकी। मैं समझता हूँ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो हैं जो इस दौरे के अंदर इंतहाई दबाव में रहेंगे। दबाव में इसलिए भी कि जो पिछले वादे हैं उनके वादे पूरे नहीं हुए, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ भी वादे पूरे नहीं कर सके हैं। कराची से मुतालिक भी जो उन्होंने पैकेज का ऐलान किया था, अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें की थी, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। 167 अरब रुपए का एक पैकेज कराची को देना था, वो नहीं हुए। वफाक ने कराची के लिए कुछ नहीं किया और PTI ने सबसे ज़्यादा वोट कराची से लिए, कराची के लोगों के मसाइल हल नहीं किए। और जिस तरह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में इस्लाहात करने के नाम पर ज़्यादतियाँ की, वो उस पर भी बहुत नाराज़ हैं कराची के लोग कि इमरान खान ने उन्हें नहीं बचाया। इस सारे सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब अब बिजनेस कम्युनिटी का सामना करेंगे जिनसे वो सिर्फ चंदा मांगते आए, चंदा दें, चंदा दें, चंदा दें, चंदा दें।
काम उनके लेकिन नहीं अब किए अब हैं। ये सब कुछ तो ये नहीं सारा चलेगा। दबाव का जो सिनेरियो है, दबाव के सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब देंगे क्या? मांग देंगे लेंगे क्या? तो वो चंदा तो मांग लेंगे, लेकिन देंगे क्या? ये सवाल बिजनेस हम छोड़ कम्युनिटी के को जाते हैं कि पेट्रोल देंगे, की कीमतें जो है गैस की कम करेंगे, कस्टम को ठीक करेंगे, एक्सपोर्ट वाली चीजें ठीक करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम लेकर आएंगे, एमनेस्टी स्कीम जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी है और बिजनेस इंडस्ट्री को भी देंगे तो कि लाए राइट, पैसा यानी कि लगाइए। फैसल साहब बात ये कि बहुत सारी चीजें हैं उनके सामने, और अगर मैं कहूं कि बहुत सारे मुतालबात भी हैं और मामलात भी हैं। अब सवाल हम यहाँ छोड़ के जाते हैं, अब कल हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि पीएम के विजिट से निकला क्या। तो राइटली हम अभी बढ़ेंगे आगे, और लद्दाख में जो कुछ उस पर बात करना बड़ी ज़रूरी है। और वादी गुलवान में आज इंडियन और चीनी फौज की सरहदी झड़प में अफसर समेत 3 इंडियन फौजी हलाक हो गए हैं। चीनी तर्जुमान जो वजारत खारजा हैं, उनका कहना है कि भारतीय फौजियों ने चीनी फौजी एहलकारों पर हमला किया, इश्तियाल अंगेजी फैलाई। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया चीन फौजी टकराव का जो नतीजा है वो कितना संगीन निकल सकता है। इसी पर बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं आपकी जानिब आती हूँ, वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे। नईम साहब हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब, सवाल मेरा यही है कि ये जो अभी कशीदगी चल रही है सरहद पर, तो ये जो एक टकराव है इंडिया और चीन का, ये इसका नतीजा कितना संगीन साबित हो सकता है? देखें, ये तो उतना ही संगीन साबित हो सकता है जितना कि भारत चाहे, क्योंकि चीन ने तो अपना बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उनके और कोई अज़ाइम नहीं है। उनके ख्याल में, चीन के ख्याल में, वो जो उनका लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, बस वो वहाँ तक आए हैं। हिंदुस्तान के मुताबिक वो इनके इलाके में घुसाएं चाइनीज़, ये उनका कहना है। और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान ने बहुत शोर मचाया, और उसी प्रेशर में आकर मेरा ख्याल है कि उनकी आर्मी ने जब कोई कोशिश की छोटा मोटा ऑपरेशन करने की, तो उनको काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। आप तो 3 कैजुअल्टीज बता रही हैं, अभी जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं वो 12 से 13 लोगों की खबर है, और कुछ लोग पकड़े भी हुए हैं। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि चूंकि एक तो ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दूसरा हिंदुस्तान अपनी कमज़ोरी अच्छी तरह समझता है चाइना के मुकाबले में, तो वो इससे आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितना वो बढ़ेगा उतना वो ब्लडी नोज उसको मिलेगा, उतनी उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और यही आप देखिएगा कि ये जो उनकी कैजुअल्टीज हुई हैं, हिंदुस्तान का मीडिया और हिंदुस्तान के अवाम इस पर कितना शोर मचाते हैं, क्योंकि वो तो नहीं साहब अपनी कमजोरी भी समझता है इंडिया, फिर भी अपने पड़ोसियों से इस तरीके की झड़पें करता है, उनके साथ इस तरह का रवैया रखता है। हासिल क्या होता है इंडिया को? हासिल बेइज्जती होती है, सुबकी होती है, और उसको मेरा ख्याल इतनी आदत पड़ चुकी है इस चीज़ की कि अगर वो हफ्ते 10 दिन में वो गायब हो तो फिर दोबारा उसको वो लेने की कोशिश करता है खुराक के तौर पे। यही मेरी समझ में आता है, वरना ये काम कोई करने की जरूरत नहीं थी जो उन्होंने नेपाल के साथ पंगा लिया, उसके बाद ये चाइना के साथ, आपको पहले पता है कि पहले भी चाइना के साथ वो कर चुके हैं, श्रीलंका के साथ जो कुछ है, भूटान तो चले वैसे ही उनके अंडर, पाकिस्तान, तो किसी भी हमसाया मुल्क किसी के साथ भी उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। और मैं अपना मेरा ये ख्याल ये कि अमेरिका ये बात जरूर सोचेगा कि उसने बहुत किसी से भी ताल्लुक नहीं है। पॉइंट टेकन नईम साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।